सुप्रभात बच्चों। ये कक्षा सप्तम दिनांक 22/5/2020 विषय है हिंदी आप लोगों का। और आज मैं आप लोगों को पाठ 6 लाल बहादुर शास्त्री के जीवन के बारे में कुछ बातें जो है वो बताना चाहती हूँ इस पाठ के माध्यम से। पाठ का जो शीर्षक होता है वही जो है वो पाठ के बारे में बता देता है आपको कि पाठ में आप किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, क्या विषय वस्तु है, क्या क्या चीजों की आपको जानकारी प्राप्त होगी। ये सारी बातें जो है आपको पाठ के शीर्षक से पता चल जाती है। जैसे कोई कविता का शीर्षक होता है तो उससे भी पता चलता है कि हम प्रकृति वातावरण के बारे में जानेंगे, या कोई विशेष वस्तु है उसके बारे में जानेंगे, कोई वृक्ष के बारे में जानेंगे, किसी नदी के बारे में जानेंगे। तो वैसे ही आपके पाठ का ये शीर्षक है लाल बहादुर शास्त्री। तो लाल बहादुर शास्त्री के विषय में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। इनका जीवन कैसे बीता, इनके जीवन में क्या क्या समस्याएं थी। आप लोग बच्चे हैं, अभी थोड़ी सी समस्याओं से घबरा जाते हैं, लेकिन जो इतिहास रचते हैं वे बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं जो है उनके जीवन में आती हैं और उनका समाधान वो एकदम सरलता पूर्वक करते हैं। वही जो है अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं और इतिहास की रचना करते हैं। वैसे ही लाल बहादुर शास्त्री, इनका तस्वीर जो है आप लोग देखेंगे या देखे होंगे तो आपको बहुत ये मतलब बिगेस्ट पर्सनालिटी इनकी नहीं थी। बहुत लंबे चौड़े व्यक्ति, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल के जैसा इनका व्यक्तित्व तो नहीं था कि बहुत लंबे चौड़े दिखने से ही एकदम सुदृढ़ है, लेकिन मन के इतने दृढ़ व्यक्तित्व के ये स्वामी थे, इतना मजबूत, इनकी अंतरात्मा इतनी मजबूत थी कि बड़े से बड़ा निर्णय ये कैसे कर लेते थे, इसका वर्णन आप लोग पाठ में पढ़ेंगे। तो कुछ इनके जीवन की घटनाएं जो है प्रारंभ से मैं आप लोगों को बता रही हूँ। जब ये पाठशाला जाते थे, छोटे थे, तब रास्ते में गर्मी का मौसम था और रास्ते में आम का एक बहुत बड़ा बगीचा था। पके पके रसीले आम को देखकर बच्चे जो है वो ढेला उठाते थे और रोज मारते थे उस आम के वृक्ष पर, और जो आम का फल नीचे गिरता था उसको लेकर घर जाते थे। सभी बच्चे कहते थे कि नन्हे, इनका बचपन का नाम नन्हे था, कि तुम्हारी इच्छा नहीं होती है कि तुम भी आम जो है तोड़ो, ढेला चलाओ और आम को तोड़ो। तो बोले कि नहीं, मेरा अंतर्मन जो है, मेरा अंतरात्मा इस बात की गवाही नहीं देती है कि मैं ढेला चलाऊं और आप पके हुए आम को लेकर घर जाऊं। लेकिन एक दिन इनका जो है गुलाब का एक खिला हुआ फूल इनको नजर आया और उस फूल को इन्होंने तोड़ लिया। तब तक संयोगवश कहिए, भाग्यवश, कि उस समय उस बगीचे का माली जो था वहां पर आ गया और उसने क्या किया कि नन्हे को 2 झापड़ लगा दिए गाल में कस के। तो नन्हे जो थे लाल बहादुर शास्त्री, तो वो बोले कि तुमने मुझे क्यों मारा, मेरे तो पिताजी भी नहीं है। तब उस माली ने कहा कि तब तो तुमको और मारना चाहिए, क्योंकि जिस बच्चे के पिता नहीं होते हैं तो उस बच्चे को तो अपना जीवन और भी संयमित ढंग से और भी अच्छे ढंग से एक आदर्श बालक की तरह प्रस्तुत करना चाहिए, जिससे कि लोग उससे सीख ले सके। यह बात जो है वो लाल बहादुर शास्त्री के जीवन में उन्होंने उतार लिया, बहुत बड़ा बदलाव ले आए हैं इससे उनके जीवन में। और वो जो बगीचे का माली था, लाल बहादुर शास्त्री को ऐसा लगा जैसे वो माली जो है वो उनके जीवन में एक गुरु का काम किया, और उन्होंने इस बात को गांठ बांध लिया कि मेरे पिताजी नहीं है तो मुझे अपना जीवन और इस प्रकार से व्यतीत करना है, ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करना है जिससे लोग मेरे जीवन से सीख ले सके। जब ये 1.5 वर्ष के थे तभी इनके पिताजी का देहांत हो गया था और इनकी माता जो थी राज दुलारी देवी, तो पूरा इनका पालन पोषण की जिम्मेवारी उन्हीं पर आ गई। वो इनको लेकर इनके नाना के पास, यानी कि राज दुलारी देवी जी जो थी वो अपने पिताजी के पास चली गई मुगल सराय में, और वहीं पर इनकी प्रारंभिक शिक्षा शुरुआत हुई। उसके बाद हरिश्चंद्र कॉलेज में इन्होंने अपना नामांकन कराया, लेकिन 1921 में गांधी जी का असहयोग आंदोलन, जब 1920 में गांधी जी का जो असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ, तो इस जो बालक के नन्हे थे इनका रुचि उसमें बहुत ज्यादा हो गया असहयोग आंदोलन में। तो ये क्या किए कि उसमें भाग ले लिए और पढ़ाई को अपने वहीं पर स्थगित कर दिए। जब असहयोग आंदोलन गांधी जी का सफल हो गया तब ये पुनः वहां से लौट कर आए और काशी विद्यापीठ में इन्होंने
पुनः अपना नामांकन कराया और काशी विद्यापीठ में ही इन्हें शास्त्री की उपाधि मिली और तब इनका नाम वहीं से लाल बहादुर शास्त्री हो गया। और इसके बाद इन्होंने अपने कार्य को और आगे बढ़ाने के लिए इलाहाबाद चले गए और वहीं से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत इनकी इलाहाबाद से ही प्रारंभ हुई। इसके बाद जो है 1925 में इनको जो है वो मिली थी उपाधि शास्त्री की और 1927 में इनका विवाह जो है मिर्जापुर के ललिता देवी के साथ हुआ और ललिता देवी के साथ विवाह के बाद ही इनका सौभाग्य उदित हुआ। कहते हैं ना कि किसी न किसी के सहयोग से मनुष्य का सौभाग्य उदित हो जाता है। तो ललिता देवी के साथ जब इनका विवाह हुआ, संपन्न हुआ, उसके बाद से ये जो है बहुत बड़ा बदलाव इनके जीवन में आया और 1952 में 47 में भारत आजाद हुआ और 52 में जब नेहरू जी प्रधानमंत्री बने भारत के, तो 1952 में इन्हें उनके कैबिनेट में रेल मंत्री की जो है पद प्राप्त हुई। रेल मंत्री बने ये 1952 में और 1957 में फिर ये गृह मंत्री बने। 1952 में रेल मंत्री बने और 1957 में गृह मंत्री बने। लेकिन जब 1964 में 27 मई के दिन 1964 में जब नेहरू जी का निधन हो गया तो अगला प्रधानमंत्री के चयन में ये सबसे बड़े उम्मीदवार बने और 1964 में 6 जून 1964 को इनको प्रधानमंत्री का शपथ दिलाया गया। इसके बाद इनके नेतृत्व काल में जो है 1962 में जब चीन ने आक्रमण किया था भारत पे और देश में भयंकर अन्न का संकट उत्पन्न हो गया था। बहुत बड़ा युद्ध हुआ वो और भारतीय सेना का मनोबल भी बहुत ज्यादा गिर गया था और अन्न का तो बहुत बड़ा संकट उत्पन्न हो गया था। उसी समय इन्होंने नारा दिया था कि जय जवान और जय किसान। जिस प्रकार जय जवान कहने से सीमा पर जवानों ने, हमारे जो सैनिक थे, उन्होंने अपने पूरे मनोबल के साथ युद्ध लड़ा और इस युद्ध में विजय हासिल की और किसानों ने जय किसान, ऐसा इनका नारा था। तो किसानों ने खेतों में जो है बहुत मेहनत किया। तो कहा जाता है कि हमारे जो घर का अगर मुखिया होता है वो घर को आगे बढ़ाता है, जो राष्ट्र का मुखिया होता है वो राष्ट्र को आगे बढ़ाता है। तो उस समय उन्होंने जो ये नारा दिया जय जवान और जय किसान का, उसका बहुत बड़ा प्रभाव यहाँ की जनता के ऊपर, यहाँ की सैनिकों के ऊपर पड़ा और उसी समय जो है वो बहुत देश के किसानों ने अन्न संकट से देश को उबार दिया और सैनिकों ने सीमाओं पे जो चीन के साथ युद्ध लड़ा उसमें भी विजय हासिल की और इस प्रकार बहुत बड़ा मनोबल बढ़ा और भारत जो है एक अच्छे और शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभर कर सामने आया। इसके बाद 1965 में पाकिस्तान ने जब भारत पर आक्रमण किया तो हमारे सैनिकों का मनोबल इन्होंने वैसे ही बढ़ाया था। इनकी कद काठी छोटी थी लेकिन मनोबल इनका बहुत उच्च था, अंतःकरण बहुत ही मजबूत था इनका। क्यों? क्योंकि ये समझौता नहीं करते थे, किसी प्रकार का गलत कार्य से कोई समझौता नहीं करते थे। तो इसका प्रभाव उस समय सभी पर पड़ता था। तो 1965 में जब पाकिस्तान ने आक्रमण किया भारत पे, तो सैनिकों ने, जो हमारे देश की सेना थे, जवान थे, उन्होंने लाहौर तक पाकिस्तान की सेना को खदेड़ दिया और बहुत ही अपनी वीरता का परिचय दिया। इसके बाद जो है विजय घोषित किया अपने आप को और 1966 में 1966 में सोवियत रूस के प्रधानमंत्री के साथ ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए ये यहाँ से भारत से प्रस्थान किए थे और सोवियत रूस के ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर करने के कुछ ही देर के बाद ताशकंद के ही अतिथि गृह में इनका हृदय गति रुकने से देहांत हो गया। जब यह बात भारतवासियों को पता चली, भारत में रहने वाले लोगों को, कि हमारे प्रधानमंत्री जी का हृदय गति रुक जाने से निधन हो गया है, तब जो है पूरे भारत में शोक की लहर दौड़ गई। सभी लोगों की आंखों से झरझर नेत्र से अश्रु गिर रहे थे और सभी इस दुखद घटना को कोई स्वीकार ही नहीं कर पा रहे थे कि हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जो अब नहीं रहे हमारे बीच। और जब इनका 100 विमान से लाया गया तो बहुत सारे लोग जो है, जहां से इनका पार्थिव शरीर गुजरा तो सड़क के किनारे लोगों का पूरा हुजूम खड़ा हो गया था
देखने के लिए, इनकी एक झलक पाने के लिए। तो कहा जाता है कि व्यक्ति अपने जो है वो चेहरे से और व्यक्तित्व से नहीं, क्योंकि मैं बार बार कह रही हूँ कि दिखने में बहुत छोटे से व्यक्ति लेकिन व्यक्तित्व के बहुत बड़े धनी व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री, कि इन्होंने पूरे भारत के लोगों के हृदय पर राज्य किया। ये जो है साधारण बात नहीं है कि एक बिना बाप का बच्चा जो है एक माली के कहे शब्द के अनुसार उसने अपने पूरे व्यक्तित्व को बदल दिया और इस पूरे भारतवर्ष पर राज्य किया उन्होंने। और 1966 में इनके निधन के बाद जो है विजय घाट में इनकी समाधि बनी और आज भी भारत में इनको लोग शांति के पुजारी और युद्ध के विजेता, दो विषम परिस्थितियां हैं, शांति का दूत और युद्ध का विजेता, दोनों बातें इनके साथ हैं। क्यों? क्योंकि व्यक्तित्व इनका इतना प्रभावशाली था कि कोई भी निर्णय लेने में इनको समझौता करना नहीं पड़ता था। इतना अंतःकरण से ये मजबूत व्यक्ति थे। और बचपन आप लोगों को बता ही दिया मैंने कि कितनी विषम परिस्थितियों में बीता इनका, और उसी विषम परिस्थितियों ने इन्हें अंतःकरण से फौलाद का बना दिया। और जनता को, इनका सबसे महत्वपूर्ण कारण इनकी सफलता का क्या था कि ये जनता को साथ लेकर चलते थे, सबकी बातों को सुनते थे और किस समय कौन सा निर्णय करना है ये बात इनको बहुत अच्छे से पता थी। तो ये था लाल बहादुर शास्त्री जी का जीवन परिचय। इससे संबंधित मैंने कुछ शब्दार्थ लिखे हैं जिसको कि आप लिख लीजिएगा और इस पाठ को एक बार पुनः पढ़िएगा और इनके जीवन से प्रेरणा लेने का प्रयास करिएगा कि व्यक्ति जो है अगर एक बार ठान ले तो एक छोटी सी घटना भी उसके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकती है। और व्यक्ति को अपने अंतःकरण से मजबूत होना चाहिए, दिखने में कैसे भी हो लेकिन आपका हृदय मजबूत होना चाहिए। तो हृदय कब मजबूत होगा? जब आप कोई भी गलत कार्य नहीं करेंगे, किसी भी गलत कार्य से समझौता नहीं करेंगे। तो इनके जीवन से बहुत सारी बातें सीखने को मिलती हैं। तो कुछ शब्दार्थ है, इसको आप नोट कर लीजिए। मैंने लिखा है कि सहपाठी, साथ पढ़ने वाला, जैसे आपकी कक्षा में भी जो आपके साथ पढ़ता है वो आपका क्या हो गया? सहपाठी हो गया। अंतःकरण माने आत्मा, कहते हैं ना कि मेरे अंतःकरण से आवाज आ रही है, तो अपनी आत्मा की आवाज को कभी भी अनसुना नहीं करना चाहिए, अपने अंतःकरण की आवाज को हमेशा सुनना चाहिए। प्रारंभिक माने शुरुआती, शुरू का। सौभाग्य माने अच्छी किस्मत, कहते हैं ना कि मेरा सौभाग्य जो है, लाल बहादुर शास्त्री का सौभाग्य उदित हुआ जब ललिता देवी के साथ इनका विवाह हुआ। इसके बाद ही इनका जीवन जो है नए पटरी पर आ गया और ये प्रधानमंत्री बन गए भारत के। प्रतिष्ठा माने इज्जत और सम्मान, जब अच्छा कार्य करते हैं तभी हमें सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। फौलादी माने बहुत मजबूत, आक्रमणकारी माने हमलावर। आलोकी माने प्रकाशित, प्रकाश देने वाला। मनोबल माने मन का बल, अपनी आत्मा का बल, आत्मविश्वास। तो ये था आपका पाठ। आशा करते हैं कि बहुत ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग इसको और ध्यान से इस पाठ को पूर्ण करेंगे।